हाय, दिस इज़ सोन एंड वेलकम्स यू एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। जैसा कि हमने कल कहा था, हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे। तो आज हम ज्योग्राफी की जगह हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने ज्योग्राफी की गई थी। इसमें क्या करेंगे कि जैसा कि अधिकतर हिस्ट्री के जो टीचर होते हैं वो करते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम आपस में सिचुएशन को रिलेट करते हुए चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री और फिर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। हम स्टार्ट करेंगे आदिवासियों के टाइम से, जिंगलाला हुहू वाले टाइम से, फिर हड़प्पा से होते हुए वैदिक से होते हुए आगे मौर्य से गुप्त से होते होते आखिरी में मुग़ल और ब्रिटिश तक चलेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री में भी आज हम बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक फैक्ट्स टू नो एंशियंट हिस्ट्री। हमें क्यों एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है, किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर अफेक्ट किया है, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, हम जो ये पढ़ रहे हैं इस चीज़ के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़े। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है बेसिकली कि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या कल्चर था, हम उसे आज की सिचुएशन में रिलेट नहीं कर पाएंगे। उनके क्या कल्चर्स थे, किस प्रकार से उन्होंने खेती शुरू करी, किस प्रकार से उन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर जो इनका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचा था उन्हें किस प्रकार वो उसको इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, किस प्रकार वो, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार शेल्टर बनाने शुरू किए, अपने आवास बनाने शुरू किए, फिर किस प्रकार उन्होंने भाषा सीखी, लिपि सीखी, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मदद करती है। कौन? हिस्ट्री मदद करती है। तो अब दूसरी चीज़ है कि जैसे आज हमारे अंदर इतने धर्म हैं इंडिया में, और इतनी जातियाँ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। पर हम पिछले जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन भारत था, उस टाइम पे भी इसी तरीके से डाइवर्सिटी थी। तब वहाँ पे भी इंडो आर्यंस लोग रहते थे, प्री आर्यंस रहते थे, स्कैथियंस रहते थे, ग्रीक्स लोग आके रहते रहते, हुन आए थे, तुर्क आए थे, मुग़ल आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनके अलग अलग कल्चर थे, पर फिर भी हम इकट्ठे रहते थे। अब सबसे पहले इंडो आर्यंस कौन थे? ये बेसिकली वही लोग थे जो वो इंडिया में रहते थे, जो इंडिया के मूल निवासी थे। इससे कौन सा कल्चर से पता चलता है इनके बारे में? वैदिक कल्चर से, पुराणिक कल्चर से भी इनके बारे में पता चलता है। ये लोग कहाँ रह रहे थे? ये लोग रह रहे थे नॉर्थ साइड में। और ये भाषा मेनली इनकी कौन सी भाषा यूज़ करते थे? पाली करते थे, प्राकृत भाषा यूज़ करते थे। और प्री आर्यंस कौन थे? प्री आर्यंस वो लोग थे जो आर्य से पहले आए थे, और ये साउथ में रहते थे। साउथ में कौन सा कल्चर चलता था? द्रविड़ कल्चर चलता था, द्राविडियन कल्चर चलता था। साथ ही साथ वहाँ पर तमिलनाडु के और जो लोकल कल्चर थे, तमिल के वो कल्चर भी चलते थे। और यहाँ की भाषा जो थी वो मेनली कौन सी थी? द्राविडियन भाषा थी, और कुछ मुंडा भाषा थी। अब होता क्या कि इनका भी आपस में इंटर मिक्सिंग थी। कुछ पाली के वर्ड जो थे, संस्कृत के वर्ड थे, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? साउथ के जो लिटरेचर है, संगम लिटरेचर, उसके अंदर हमें मिलते हैं। और फिर यहाँ मुंडा के जो वर्ड हैं, नॉन संस्कृत टर्म है, वो हमें मिलती है कहाँ? वो हमें इंडो आर्यंस के अंदर मिलती है। इंडो आर्यंस के जो हमारे लेख हैं उसके अंदर मिलते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या था कि एक हमारे वेदों के अंदर एक बात कही गई है कि एक वंश होता था, भरत वंश। भरत नामक एक राजा हुआ था, उसके आगे जो वो पीढ़ी थी वो भरत वंश कहलाई थी। भरत का मतलब क्या था? वे लोग भरत के बाद हुआ था भरती। भरती का क्या मतलब हुआ था? वे लोग जो भारत में रहते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में? पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट से। गुप्ता पीरियड के बाद जो टेक्स्ट लिखे गए थे
उससे हमें पता चलता है कि भाई भारत की इस एरिया को कहते थे, और इसके जो भारतीय थे वो भारत में रहने वाले लोग थे। आर्यवर्त होता था, आर्यवर्त नॉर्थ साइड होती थी जो सेंट्रल इंडिया तक चलती थी। उसके बाद दक्षिणावर्त था जो साउथ में था, ठीक है। और इसके बाद और क्या हुआ, ईरानियंस का भी मेजर इम्पैक्ट था। ईरानियंस का मेजर इम्पैक्ट क्या था, ये एस को ना एक दिक्कत थी इनके, एस को एच बोलते थे। तो वहाँ पे एक नदी निकलती है वेस्टर्न इंडिया में, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, सिंधु नदी निकलती है। अब ये सिंधु को क्या बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे। मतलब हिंदू कोई रिलीजन नहीं था, हिंदू कोई रिलीजन नहीं था। ये हिंदू से किसको डिस्क्राइब करते थे, उस एरिया को डिस्क्राइब करते थे जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया था। मतलब ये हिंदू कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक एरिया था जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया था। इसे किसने नेम दिया था, इन्होंने नेम दिया था, ईरानियंस ने नाम दिया था इसका। इसके बाद एक टर्म बार बार जो एंशिएंट हिस्ट्री में यूज़ होती है वो होती है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब क्या है, चक्रवर्ती का मतलब है कोई ऐसा राजा जिसका यश चारों ओर फैला हुआ था। चारों ओर यश फैलने से क्या मतलब है, मतलब वो राजा जिनका राज जो था वो हिमालय से लेकर के और केप कोमरिन तक फैला हुआ था। अब ऐसे राजा कौन से थे, ऐसे राजा हमें दो प्रतीत होते हैं जो आसपास पहुंचते हैं इनके। कौन कौन, एक तो अशोका, साथ ही साथ समुद्रगुप्ता। इन्होंने अपना राज इतनी दूर तक फैला लिया था। अब उस टाइम लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी, भाषा मिलती है मेनली दो प्रकार की। 3rd सेंचुरी AD तक, जब तक गुप्ता आने लगे थे उसके करीब 100 सेंचुरी पहले भी हो, 1 सेंचुरी पहले भी हो सकता है, 1 सेंचुरी बाद भी, उसके करीब से पहले यानी BC में, बिफोर क्राइस्ट में प्राकृत भाषा चलती थी, पाली वगैरह। ये भाषा तब एक लिंग्वा फ्रैंका थी। जबकि उसके बाद में 3rd सेंचुरी की AD के बाद में उसके आफ्टर संस्कृत यूज होने लगी, और उसके बाद जैसे जैसे और लोग आए इनकी भाषा आपस में मिक्स होती गई। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम कवर अप कर रहे थे, इसको दर्शाने का एक सबसे जो बेस्ट तरीका वो ये है कि जो हमारे लिटरेचर था नॉर्थ इंडिया में, जो महाभारत हुई है और जो रामायण हुई है, उसको उतने ही आनंद से दक्षिण वाले लोग, तमिल वाले लोग पढ़ते थे जितने आनंद से हम खुद पढ़ते हैं। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसके बाद आ जाते हैं हम जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है। मेनली तो ये रिकन्स्ट्रक्ट की थी ये ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स का ही हम यहाँ नाम ले रहे हैं, जो कॉलोनिस्ट उनको हम कहेंगे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये 1773 वाले लोग के द्वारा इन्होंने क्या कर दी थी, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दी थी कोलकाता में। अब कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दी, लॉज का इनको पता नहीं है हिंदू लॉ क्या है और मुस्लिम लॉ क्या है। इन्होंने क्या किया कि 1776 के अंदर हमारी एक हिंदू लॉ बुक होती है मनुस्मृति, उस बुक को इन्होंने ट्रांसलेट करवा दिया इंग्लिश के अंदर। किस नाम से ट्रांसलेट करवाया, ए कोड ऑफ जेंटो लॉ। इस प्रकार इन्हें हमारे जो प्राचीन इन लॉज थे उनके बारे में पता चल गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा, भाई पंडित जी आप आ जाओ, और मौलवी जी आप आ जाओ, और तुम्हारे जो जो आपको वो लॉज हैं वो हमें बताओ, हम इस प्रकार से तुम्हारे सिविल लॉज बनाएंगे जिससे कि हम तुमको एडमिनिस्टर कर सकें। इसके बाद साथ साथ में वहाँ तब एक कल्चर था सोसाइटियाँ बनाने का, एशियाटिक सोसाइटियाँ बनाने का। तब 3 सोसाइटी बनी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बनी थी, सॉरी बंगाल बनी थी। कब बनी थी ये कलकत्ता के अंदर बनी थी 1784 के अंदर। उसके बाद बॉम्बे की बनी थी। ये कब बनी थी, ये 1804 में बनी थी।
और लास्ट में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी थी, जो कब बनी थी? 1823 के अंदर बनी थी। अब ये क्या करने लगे थे, धीरे धीरे ट्रांसलेशन करने स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ थे उनकी ट्रांसलेशन शुरू कर दी थी। 1857 का युद्ध हो गया। अब भारत वालों को क्या हो गया, पता चल गया था कि भाई ये ब्रिटिश हमारे दुश्मन है, हमें उन्हें देश से बाहर निकालना है। हमारा ब्रिटिशर्स के अंदर जो फेथ था वो अब डिक्रीज़ होता जा रहा है। आम जनता का भी, जो बड़े लोग थे उन्हें तो पता ही था कि भाई हमें युद्ध करके इन्हें बाहर निकालना ही हमारे लिए खतरा है, पर अब आम जनता भी उनके खिलाफ भड़क चुकी थी। अब उस चीज़ को इन्हें शांत करने के लिए इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये काम सौंप दिया किसे? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने कहा जी ठीक है, हम जो यहाँ के ग्रंथ हैं उन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर, और हम ये शो करेंगे कि भाई ये तब जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक तुम्हारे यहाँ पे डेस्पोटिज्म था, तुम्हारे यहाँ पे राजवाद था, और तुम्हारा कोई भाई एक साथ मिलके नहीं रहते थे। हम आए, हमने आपको एक साथ मिलके रहना सिखाया। मतलब ये ब्रिटिशर्स की पूरी तरीके से इसमें गाथा सुनाएंगे। इन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी। ट्रांसलेशन स्टार्ट तो इनके एक फेमस हिस्टोरियन थे जिनका क्या नाम था? विंसेंट आर्थर स्मिथ। इन्होंने हमारी जो अर्ली हिस्ट्री थी कि उसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका क्या नाम रखा इन्होंने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये किताब दरअसल इंडिया की नहीं थी, ये इन्होंने सिकंदर की बना दी। मतलब इसके अंदर जो किताब थी उसका तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा अकेला अलेक्जेंडर के इन्वेजन के ऊपर डिपेंड था। सिकंदर की जो यात्रा थी उसी का तीसरा हिस्सा तो उन्होंने उसका ही भर दिया। मतलब इन्होंने हमारे संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल और केवल अलेक्जेंडर के बारे पे ज़्यादा ध्यान रखा। अब इनका प्रोपेगेंडा तो सबको पता चल गया था कि इन्होंने अपना राज यहाँ पे करवाना है, तो ये इसलिए इंडियंस को थोड़ा नीचा दिखाएंगे और अपने जो इनका जो शासन है उसको बड़ा रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे लोग नेशनलिस्ट। अब वो खुद थोड़े थोड़े से दुखी थे, हमारे जो वो पिछले जो कस्टम्स चलते आ रहे थे, सती प्रथा, कास्ट प्रथा, तो वो उन्हें सुधारना चाहते थे। वो कुछ सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, यही वाली सोशल रिफॉर्म्स। अब वो क्या लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र लाल मित्रा का। इन्होंने इंडो आर्यंस के ऊपर एक बुक लिखी थी, इंडो आर्यंस नाम पे। इन्होंने ये शो करने की कोशिश की उसमें कि इंडो आर्यंस जो थे वो बीफ खाते थे। उसके बाद और भी कई सारे आए राइटर्स जिन्होंने क्या शो करने की कोशिश की कि जो कॉलोनिस्ट लोग थे, इन्होंने ये कहा था, जो कि राइटर्स थे, इन्होंने ये कहा था कि भाई हम तुम्हारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम प्रचलित है जो काफ़ी ख़राब है और हम इसे धीरे धीरे इरेडिकेट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे अंदर थोड़ी प्रचलित है, तुम्हारे वहाँ भी तो कास्ट सिस्टम है, क्या वो कास्ट सिस्टम से अलग है? तुम भी इस प्रकार से भेदभाव करते हो। साथ ही साथ तभी उसी टाइम पे एक राइटर थे, हमारे नेशनलिस्ट राइटर थे, R.G. भंडारकर जी। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने साउथ की जो हिस्ट्री थी उसे उठा लिया, क्योंकि साउथ की हिस्ट्री के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। इन्होंने सातवाहना थे जो डेक्कन के थे राजा, उनके बारे में इन्होंने बताना शुरू किया, वैष्णविज्म के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया। इन्होंने जो विडो रीमैरिज थी उसको इन्होंने कहा कि भाई बढ़ावा देनी चाहिए। साथ ही साथ उस टाइम पर जो चिल्ड मैरिज हो रही थी उसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई इसकी निंदा करी खूब, चिल्ड मैरिज की। साथ ही साथ तब एक हमारे राइटर होते थे जिसका नाम काफ़ी फेमस नाम है, पांडुरंग वेमनकेन। इन्होंने अपनी बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसका सबसे ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ेगा इस बुक का। ये टोटल 5 वॉल्यूम में तब पब्लिश हुई थी
और इसके अंदर इन्होंने सब जितने भी हमारे पुराने जो लॉ थे उनके बारे में, सोशल जो लॉज थे, कस्टम्स थे, उनके बारे में इसने डिस्कस किया। इसके बाद फिर धीरे धीरे अब तक क्या कर रहे हैं हम, केवल पॉलिटिकल, कॉलोनिस्ट वाले भी थे, वो भी पॉलिटिकल अपनी सोच रख रहे हैं कि भाई हम बेहतर हैं। नेशनलिस्ट ने कहा कि भाई हम पहले से बेहतर है, तुम तुम्हारे ऊपर राज थोप रहे हो। अब धीरे धीरे ये जो सोच थी ये बदल रही थी। अब धीरे धीरे मेटलिस्टिक अप्रोच आ रही थी। लोगों ने जो हिस्ट्री को रिलेट करना शुरू कर दिया था। किस प्रकार से इन्होंने शुरू किया कि भाई हम हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल उनका जो डेवलपमेंट थी उसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ, सोशल और इकोनॉमिकल और कल्चरल जो उस वक्त स्थितियाँ थी उसके साथ हम अप्रोच करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ उस वक्त कम्युनल अप्रोच भी चली हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको इग्नोर करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने एक चीज़ की थी कि भाई अंग्रेज़ों ने कहा था जो पेंटेड ग्रे वेयर है ना, जो ग्रे कलर के जो वो बर्तन मिले हैं पेंटेड हैं, वो यहाँ के लोकल हैं। और वो किस सभ्यता से थे, वो वैदिक सभ्यता से थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्हें मैं ढूंढना शुरू किया और जो कल्चर्स थे और जो सिविलाइजेशन थी उनके अंदर, परंतु ये इन्हें कहीं मिले नहीं। इस प्रकार इन्हें क्या पता चला, जो वैदिक लोग थे वह यहाँ के मूल निवासी थे। आगे का हम जो इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट रहता है वो हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैशटैग ऑनलाइन लाइब्रेरी। थैंक यू। कल हम इसी जो हमने टॉपिक छेड़ा हुआ है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब कब तक करेंगे, जब तक कि हम पाषाण युग पे नहीं पहुंच जाते हैं। थैंक्स, बाय।